अस्सलाम वालेकुम। चले पूरे 1 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है? अच्छा, इस एग्जांपल 3 में सिर्फ एक और वैरायटी बता रहा हूं, तो इसलिए मैं वैल्यूज भी नहीं बदल रहा, सिर्फ 2 वैल्यूज बदल दूंगा। कितना हो गया टोटल? 54 और इधर 42। ये सवाल नोट करें, फिर सॉल्यूशन करता हूं। जी अच्छा, अब इसमें और पिछले सवाल में फर्क, ऑब्वियसली मैंने ये टोटल चेंज किए हैं, वो तो बैलेंसिंग की वजह से मैंने इसको 42 किया, वरना मैंने चेंज क्या किया सवाल में पिछले से? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज की है। जो पुराने ओनर्स थे, उन ओनर्स का इस वक्त एस की इक्विटी पे कितने रुपए का हक था? 48 का। क्यों? क्योंकि इतना उन्होंने पैसा लगाया हुआ था और इतना कमाया था जो अब तक निकाला नहीं था, रिटेन्ड। इनको 48 बनता था, 48 दे के पिछले सवाल में फारिग कर दिया था, लेकिन इस सवाल में 48 पे ये नहीं माने। इन्होंने कहा हमें ज्यादा पैसे चाहिए। पेरेंट क्यों मरा जा रहा है शेयर होल्डर बनने के लिए? पेरेंट क्यों इनको ज्यादा पैसे दे रहा है? क्योंकि पेरेंट को एस में कुछ ऐसी खासियतें नजर आ रही हैं, उनको एस कंपनी ऐसी हीरा कंपनी लग रही है कि इनको लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत है, हम बाद से फायदा उठा लेंगे। इसलिए पेरेंट कंपनी ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। इस ज्यादा पैसे देने की कई रीजन हो सकती हैं, जिनमें से अभी एक बता रहा हूं। बाय डिफॉल्ट वो रीजन है जो अभी बताने लगा हूं, उसके बाद जब आगे और रीजन बताऊंगा तो वो तब है, और रीजंस भी हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक रीजन ये है कि कंपनी एस का शायद नाम अच्छा है, उसके अंदर पोटेंशियल शामिल है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी कल को। तो उस बिजनेस के अच्छे पोटेंशियल की वजह से पी जो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है, तो वो कहेंगे हम गुडविल के पैसे दे रहा है, यानी एस का पोटेंशियल अच्छा है। रीजन गुडविल के अलावा भी हो सकता है, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल जब तक वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ा रहा, तब तक बाय डिफॉल्ट अच्छा नाम रीजन है। तो पेरेंट इस मिसाल में जो 4000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 4000, उस 4000 के एक्स्ट्रा पेमेंट को ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट माना जाएगा। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, C5 में चूंकि नहीं है, लेकिन मैंने पहली क्लास में छोटा सा रिकैप दिया था, खैर कौन सा याद होना है। IS 38 ने मना किए हुए हैं कुछ ऐसे इनटेंजिबल एसेट्स जो एस नहीं, किसी कंपनी के इंटरनली जनरेटेड होते हैं, यानी खुद अपनी मेहनत से स्टैब्लिश हुए होते हैं। IS 38 ने उनको मना किया हुआ है एसेट मानने से, ऐसी नजर बदल लग जाएगी। तो एस
एक कंपनी थी जिसने अपनी मेहनत से अपना अच्छा नाम बनाया हुआ था। इसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। IAS 38 ने मना किया हुआ था कि इसको बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाना। एक मिसाल इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, और भी है, कस्टमर लिस्ट है, मस्टर्ड है, पब्लिशिंग टाइटल है, ब्रांड है। ये IAS 38 ने 5 नाम मना किए हुए हैं। अगर ये इंटरनली जनरेटेड है, खुद अपनी मेहनत से एस्टैब्लिश किए हैं, तो ये एसेट नहीं होते। लेकिन जिसके इंटरनली जनरेटेड है उसके एसेट नहीं होते। अभी इस वक्त 4000 यानी अच्छा नाम, किसका अच्छा नाम है? एस का। लेकिन पी उसके पैसे पे कर रहा है, तो चूंकि इसके पैसे पे हो रहे हैं तो ग्रुप बैलेंस शीट में इसको एसेट के तौर पे इज्जत मिल जाएगी और ग्रुप बैलेंस शीट में एक एसेट आ जाएगा गुडविल। 4000 ये ग्रुप बैलेंस शीट। तो 3 एग्जांपल्स तक कंक्लूजन क्या हुआ? पी और एस लाइन बाय लाइन एडिशन है। 3 काम, पेरेंट की एस में की गई इन्वेस्टमेंट वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आनी, एस की इक्विटी नहीं आनी, और जो पेरेंट ने ज्यादा पैसे पे किए हैं गुडविल, वो गुडविल के तौर पे एसेट शो हो जाएगा। हाँ जी, सोल्यूशन नोटेड। अच्छा, मैंने वैल्यू सेम रखी है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? चलें दोबारा सेम वैल्यूज, दोबारा सेम वैल्यूज। ले, ये चेंज किया मैंने। क्या चेंज किया? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थोड़ी कर दी है। ये लिखे सवाल पर सॉल्व करता हूं।
जी नोटेड। अच्छा अब देखें फर्क क्या पड़ रहा है। अब हम एस को सस्ते में खरीद रहे हैं, यानी जितना उन लोगों का हक बनता था उससे थोड़े पैसे दे रहे हैं। क्यों? फेयर वैल्यू कम हो गई होगी। नहीं, नाम खराब हो गया होगा, इन लोगों से मैनेज नहीं हो रही कंपनी, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी कर बैठे होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ बैठे होंगे, कुछ केसेस हो गए होंगे इनके ऊपर, बल्कि केसेस रहने देते हैं। इनसे अच्छा बिजनेस मैनेज नहीं हुआ और लॉस मेकिंग होने लग गई होगी कंपनी। अभी बेशक रिटेन अर्निंग्स हैं लेकिन कंपनी डाउन जाने लग गई होगी, तो हम उनसे एक तरस खा के खरीद रहे हैं। फिर हमें लगता है कि पोटेंशियल है लेकिन इन लोगों से मैनेज नहीं हो रहा। हम इस कंपनी के रिसोर्सेज को वाकई ऊपर उठा लेंगे और हम इसको अच्छा मैनेज कर लेंगे, तभी तो हम खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। हम कौन सा तरस खा रहे हैं, लेकिन उनकी चूंकि मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं तो उनको हम यही बेवकूफ बना रहे हैं, देख लो बेचना है तो बेच रहे हैं, तो मर जाओ जाके। तो अब हम उन लोगों की चूंकि बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनके मसीहा ही बन रहे हैं, ये देख लो फिर किसी ने इतने पैसे भी नहीं देने। तो हमने उनसे निगोशिएट करके कंपनी एस का खराब नाम होने की वजह से उनसे ये सारे शेयर सस्ते में खरीद लिए। कंपनी एस के एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी एस में पोटेंशियल है, उन लोगों से मैनेज नहीं हो रहा था। हम ये इतना ज्यादा बार्गेन क्यों कर पाए? क्योंकि उन लोगों की बार्गेनिंग वीक थी, उनकी फुटिंग वीक थी, कंपनी एस अच्छी मैनेज नहीं हो रही थी। तो ये हमारा बार्गेन परचेज गेन है, ये हमारा बार्गेनिंग के नतीजे में एक गेन है, जिसको आसानी के लिए नेगेटिव गुडविल भी कहते हैं। ऑफिशियल नाम नेगेटिव गुडविल इतना मुनासिब नहीं है लेकिन चलेगा। तो अगर हमने एस के शेयर्स खरीदते हुए जितने पैसे बनते थे उससे कम पैसे दिए तो ये हमने बार्गेन करके गेन कमा लिया। ये हमारी नजर से एक गेन कहलाएगा, जिसको कैलकुलेशन में गुडविल की तरह ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस आंसर नेगेटिव आ रहा है इसलिए इसको नेगेटिव गुडविल कह लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव गुडविल है, तो पॉजिटिव गुडविल थी तो एसेट बना लिया था, नेगेटिव है तो लायबिलिटी बना ले। नहीं, लायबिलिटी नहीं है, ये हमने पोटेंशियली अच्छे रिसोर्सेज सस्ते में खरीद लिए, ये हमारे लिए एक फायदा है, एक गेन है। तो इसको हम अपनी रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देंगे। हम इस 6000 को, 6000 कैसे, 48 और 42, इस 6000 को हम अपनी इनकम बना लेंगे, तो ये हमारे गेन में, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। जी नोटेड। मुझे एग्जाम्पल 3 का डाटा बताइएगा। 70,000। अच्छा, अदर
1 कैपिटल रिटेन अर्निंग 60 8 चलिए लायबिलिटी बैलेंस करते हैं। 53 ये सवाल है। ये सवाल लिखे फिर मैं। हरियाणा एक पॉज करना। 2023 में एग्जाम्पल थ्री 2023 में जब कंसोलिडेशन की थी तो इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर दिया था और एस की इक्विटी को उड़ा दिया था। तो अब 2024 में ये दोबारा क्यों आ रही है? तो उड़ा दिया था। ये इनकी इंडिविजुअल एसओएफपी में वहां तो आएंगी, वो तो ग्रुप एसओएफपी बनाते हुए हमने प्लस माइनस चीजें की थी। अपनी बैलेंस शीट तो इंटैक्ट रहेंगी, तो इसकी बैलेंस शीट में ये स्टिल आ रही है, वो तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए किया था। ये फिगर्स बदल क्यों गई? क्योंकि एक साल आगे चला गया। अब ये जो 11,000 है ना, इसके हम करते हैं 2 टुकड़े। पिछले साल तक रिटेन अर्निंग कितनी एस की बैलेंस शीट में आ रही थी? 8,000, और वो पुराने लोगों की मेहनत का सिला था। उस 8,000 को कहेंगे, चूंकि वो एक्विजिशन से पुरानी मेहनत थी, इसको कहेंगे प्री एक्विजिशन। तो ये 8 से 11 हो गया, 3,000 मजीद क्यों आया? 2024 में और कम आया, इसको कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन। और ये मैंने लिखी मिसाल रिटेन्ड अर्निंग्स की है, असल में ये रिजर्व्स पे भी चलेगी बात, फेयर वैल्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सब पे चलेगी। तो रिटेन अर्निंग्स के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अब फर्क ये पड़ेगा कि जैसे पहले कंसोलिडेशन जितनी अब तक बताई थी वो तो वैसे ही है, यानी पीपीई 85 प्लस 92 कितना हो गया? 177। अदर एसेट्स 40 प्लस 38 78। अच्छा, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कि पेरेंट ने शेयर्स खरीदते हुए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। तो ये जो थे है ना, ये थे ही रहेगा, यानी एक हिस्टोरिक फिगर रहेगी। इसको कोई अपडेट नहीं करना हमने फेयर वैल्यू पे। गुडविल की फिगर हिस्टोरिक फिगर ही रहेगी। हाँ, IAS 36 में, वो शुरू में जब सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस बांटते थे, तो सबसे पहला शिकार तो वो इंपेयरमेंट लॉस आया करेगा जो वहां IAS 36 में निकालते थे। यहां पर प्रॉब्ली गिवन होगा, या एक और काम भी हो सकता है, वो जब मैं आपको गुडविल की इंपेयरमेंट की एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो गुडविल इंपेयरमेंट लॉस जरूर आएगा, अदरवाइज गुडविल एक हिस्टोरिक फिगर है कि जब खरीदे थे तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये एक हिस्टोरिक चीज ही रहेगी। तो कितने एक्स्ट्रा दिए थे? 4,000। वो अभी भी 4,000 ही है, क्योंकि गुडविल है ही एक्विजिशन डेट का कॉन्सेप्ट कि पेरेंट ने जब एस को खरीदा था, उसका मालिक बनते हुए कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। तो ये हिस्टोरिक चीज ही रहेगी। तो वो आ गई 4,000। तो यहां तक पुरानी बातें, पेरेंट की एस में की गई इन्वेस्टमेंट वो ग्रुप बैलेंस शीट पे नहीं आनी। जितने पैसे ज्यादा दिए हैं वो गुडविल एसेट से हो जाएगा, और अगर कम दिए होते तो वो नेगेटिव गुडविल रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाती। दूसरी साइड पे आते हैं, एस की इक्विटी एक्विजिशन डेट तक जो मौजूद थी वो उड़ जाएगी। और उड़ जाएगी का मतलब है एक्चुअली वो ना इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ हो रही होगी। इन्वेस्टमेंट की फिगर गई, एक्विजिशन डेट पे एस की इक्विटी गई, और डिफरेंस 4,000 ही आ गया। इस 8 को क्यों उड़ाया था? क्योंकि प्री एक्विजिशन थी, पेरेंट का हक नहीं था, लेकिन 3,000 पे पेरेंट का हक है। तो कैपिटल वाली बात वही पहले वाली के, सिर्फ पेरेंट का आएगा, एस वाला नहीं आएगा। और रिटेन अर्निंग 74 के साथ 11 नहीं 3 आएगा, या ऐसे कह लें कि 11 में से 8 नहीं आएगा। 77 और 53 प्लस 79
कितना हो गया? तो इन 5 सवालों तक समरी P प्लस S लाइन बाय लाइन एडिशन है। P ने जो S में इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं आनी। एक्विजिशन डेट तक जो S की इक्विटी है वो भी नहीं आनी। इन दोनों को नॉक ऑफ करके अगर पॉजिटिव फिगर है तो वो गुडविल एसेट है, नेगेटिव फिगर है तो वो नेगेटिव गुडविल इनकम बन जाएगी। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स वो पेरेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इन एस वो नहीं आनी, एस एक्विजिशन डेट की इक्विटी वो भी नहीं आनी। इन दोनों के नॉक ऑफ होने से या पॉजिटिव गुडविल निकलेगी तो एसेट, या नेगेटिव गुडविल निकलेगी तो वो इनकम। और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स पेरेंट के रेलेवेंट रिजर्व्स के साथ ऐड हो जाएंगे। जी नोटिंग के नोटेड।
कितनी बनी लायबिलिटीज? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट्स दो लिखी है मैंने, इन्वेस्टमेंट इन एस और अदर्स। कैलकुलेटर दिखाइए। बताएं टोटल इसका टोटल। हम्म हम्म ये पढ़ा जा रहा है। मैंने कहा एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, पार्ट ए, और पार्ट बी बनाया एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट वाज 18 रुपए पर शेयर। ये ले।
जी, सवाल नोटेड। अच्छा, अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है वो मैं सॉल्यूशन के साथ समझाता हूं। अच्छा, अभी ना मैं आपको कुछ रफ वर्किंग से सवाल करके दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। उसके बाद में आपको ना कुछ वर्किंग्स के फॉर्मल फॉर्मेट बना के दूंगा, और वो मैं कल बना के दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें फिर एडजस्टमेंट्स इंक्लूड करनी है। तो मैं आपको अभी इस वक्त कुछ गंदी मंदी रफ वर्किंग से समझा रहा हूं। बेशक वो सोल्यूशन नोट करें ना करें कोई मसला नहीं, कल मैं इसका दोबारा सोल्यूशन नोट करूंगा प्रॉपर वर्किंग्स के साथ, और उन वर्किंग्स में फिर मैं चीजें भरता जाऊंगा, मतलब उन्हीं को बेस बना के आगे चलूंगा। तो अभी आपको सिर्फ ना इसमें से कॉन्सेप्ट समझा के रफ वर्किंग कर रहा हूं, कल मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगा प्रॉपर वर्किंग्स के साथ। जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप वो वर्किंग्स आइंदा फॉलो करना। अभी रफ वर्किंग से मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा लूं, बस ये यहीं तक लाना था जो बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा था। कल से फिर मैंने इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ानी है आपको, तो अभी ज्यादा फॉर्मल वर्किंग में नहीं जा रहा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहा हूं। पार्ट बी फिर मैं कल जब वर्किंग्स फॉर्मली करूंगा ना, फिर पार्ट बी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली पार्ट ए समझा रहा हूं। हम लोग कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हैं दोनों को कंबाइन? क्योंकि पेरेंट को जो चलाने वाले लोग हैं वही एस को भी चला रहे हैं, तो उनको फेयर पिक्चर तभी पता चलेगी जब उनको ये पता चले कि हमारे अंडर कंबाइंड रिसोर्सेज कितने हैं। इसलिए हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस सवाल में 75% शेयर होल्डिंग है। पिछले सवालों में मैंने 100% रखी हुई थी, यहां 75% रखी है। क्या हमारा एस के ऊपर कंट्रोल होगा या बस 75% मर्जी चलेगी? कंट्रोल होगा। जिसने हुकूमत बना ली, नहीं रहने तो इधर उधर निकल जाएंगी बातें। शेयर होल्डिंग कुछ और होगी, चला कुछ और होगा, मिसाल बदल लेते हैं। तो 75% पे हुकूमत बन गई, तो फिर पूरे एस पे पी की मर्जी चलेगी या 75% पे चलेगी? एस के सारे एसेट्स पे पी की मर्जी चल रही है या सिर्फ 75% पे? सारे। चूंकि कंट्रोल है इसलिए कंसोलिडेशन फुल ही होगी। तो ग्रुप एसएफपी पीपीई 100 प्लस पूरा 80 का 75% नहीं, पूरा 80, 180। ये पूरे 80 वाली बात ओके। इन्वेस्टमेंट वर्ड ही लिखना हराम है ग्रुप बैलेंस शीट में। कौन सी इन्वेस्टमेंट उड़ानी है? जो पी ने एस में की हुई है, यानी इस फिगर को ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं लिखना। बाकी जैसे बाकी सब एसेट्स लिख रहे हैं तो ये भी एसेट ही है, तो 15 प्लस 10। जैसे ये कंसोलिडेट हो रहा है ये भी कंसोलिडेट होगा, तो 15 प्लस 10। गुडविल एक रफ सी वर्किंग करके बताता हूं। अभी मैं आपको फॉर्मल वर्किंग नहीं बता रहा, वो कल बताऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूं। तो कल इसका रिकैप भी हो जाएगा और फिर फॉर्मल वर्किंग्स कल बताऊंगा। और करंट एसेट्स 55 प्लस पूरा 40। अब ये 80, 10 और 40 मैंने पूरे कंसोलिडेट किए, उनके ऊपर 75% नहीं लगाया। कितना बना? 95। अच्छा, जिनको तो अच्छी तरह याद है वो तो इसका आंसर दे ही देंगे, जो सामने बैठे हैं वो भी, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो भी। जिनको सब भूल भाल गया हुआ है, तो इससे पिछले सवालों तक पेरेंट ने एस के 100% शेयर्स खरीदे थे, 100%। तो हम एस की सारी इक्विटी उड़ा देते थे, जो कि इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ हो रही होती थी। अब सारे शेयर्स खरीदे नहीं, 25% जिन लोगों के पास हैं वो अभी भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल के सामने मैं सिर्फ 60,000 लिखूंगा। इसकी वजह भी बताता हूं, सिर्फ 60। वरना लॉजिकली तो ये होना चाहिए ना कि पिछले सवाल में तो पूरा 40 उड़ा रहे थे, तो अब तो सारा 40 नहीं उड़ाना चाहिए। 25% लोग तो अभी भी शेयर होल्डर हैं। कौन से 25%? हमने 75% लोगों से शेयर खरीद लिए, बाकी 25 अभी भी एस के मालिक हैं, तो उनका पोर्शन तो कैपिटल में आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। 60। और कैपिटल और प्रीमियम ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। जब शेयर इशू होते हैं तो ये दोनों राइज होते हैं। वो तो सिर्फ फेस वैल्यू अलग रखनी होती है, इसकी अकाउंट दो अलग बन जाते हैं। इसलिए कैपिटल जहां जाएगा प्रीमियम भी वहीं जाएगा। तो कैपिटल भी सिर्फ पी का, इसलिए प्रीमियम भी सिर्फ पी का। अदर रिजर्व्स वर्किंग टू, रिटेन अर्निंग्स वर्किंग टू, और एक लाइन और छोड़ो मैं, करंट लायबिलिटीज। चूंकि एसेट्स पूरे शामिल किए तो लायबिलिटीज भी पूरी शामिल होंगी, उनका 75% नहीं। कितना हो गया? 128। यहां तक जितना मैंने किया उस पर कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ है तो बताएं।
चूंकि पेरेंट के पास बेशक 75% है लेकिन कंट्रोल पूरा है, तो एस पूरा पूरा कंसोलिडेट होगा, यानी सारे एसेट्स फुली कंसोलिडेट होंगे, सारी लायबिलिटीज फुली कंसोलिडेट होंगी। यहां तक ओके। इनको मैं फॉर्मली कल डिफरेंट तरीके से करूंगा, अभी सिर्फ रफ रफ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूं। पेरेंट ने कितने पैसे दिए, कितना पे किया? 54। और ये किस दिन की कैलकुलेशन होती है गुडविल? एक्विजिशन डेट की। उस वक्त एस की इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, उस वक्त कितनी थी? उस वक्त कैपिटल था, प्रीमियम था, अदर रिजर्व्स उस वक्त थे 6000, रिटेन्ड अर्निंग्स उस वक्त थी 16000। कितनी हो गई? क्या पेरेंट ने सारी की सारी इक्विटी खरीदी? नहीं। कितनी खरीदी? तो हमें फिर ये देखने के लिए कि 54,000 जो पे किए वो कितने ज्यादा थे, तो 54 में से ये माइनस नहीं करना लॉजिकल। जब ये पैसे पूरे के नहीं है तो हम इसमें से माइनस भी, तो पेरेंट ने कितने ज्यादा पैसे दिए? ये गुडविल है। इसका फॉर्मेट इससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा मैं कल फॉर्मली, अभी मैं सिर्फ लॉजिकल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो पेरेंट ने जो पैसे दिए 54, ये देखने के लिए कि ज्यादा दिए कि कम दिए, तो हमें कंपैरिजन 66 से नहीं करना, 49,500 से करना है, क्योंकि सारी शेयर होल्डिंग के पैसे थोड़ी हैं, तो जितनी शेयर होल्डिंग के हैं उसी से कंपेयर करना है। ये आ गई गुडविल। ऐड करें। $304,500। अच्छा, रिटेन अर्निंग में हमने पहले पिछले सवालों में क्या किया था? पेरेंट के रिटेन अर्निंग के साथ एस के कौन से वाले ऐड कर दिए थे? पोस्ट वाले। और मैंने तब भी कहा था कि ये मैं करके तो रिटेन अर्निंग के साथ दिखा रहा हूं, अदर रिजर्व में भी ऐसे ही करना है। पेरेंट के कितने हैं? 24। इनके साथ मैंने क्या ऐड करना है? एस के पोस्ट। पोस्ट कितने हैं एस के? 11 अभी हैं, तब थे 6, तो पोस्ट कितने हुए? 5। एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। किसकी कितनी? जितने परसेंट का वो मालिक है। तो पेरेंट एस का पूरा मालिक है 75% ना, तो फिर पेरेंट के रिजर्व में पूरा 5 नहीं, इसका 75% ऐड करना पड़ेगा। कितना? 3750। बिल्कुल सेम काम रिटेन अर्निंग के साथ भी करना पड़ेगा। पेरेंट की कितनी है? 56। इसमें हम क्या करें? एस की पोस्ट ऐड कर देते हैं। तो एस की अभी रिटेन अर्निंग कितनी है? 20। कल तब कितनी थी? तो पोस्ट कितना हुआ? तो पूरा 9 इसमें ऐड कर दूं? नहीं, 9 का 75। $62,750। अच्छा, फॉर्मल वर्किंग कल बताऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये वर्किंग अभी मैंने बड़ी गंदी मंदी सी की है, कल मैं इनके कॉलम्स वगैरह बना के ना, क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जितनी ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग रखेंगे ना उतनी प्रैक्टिस आसान होगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कंसोलिडेशन, जितना ऑर्गेनाइज्ड चलेंगे प्रैक्टिस में उतना आसानी है। अभी यहां तक जितना लिखा, अरे अदर रिजर्व्स कितने? 27,750 और रिटेन अर्निंग 62,750। यहां तक ओके। चले, लास्ट चीज सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, फॉर्मेट कल बताऊंगा इसका। एस के हम 100% मालिक हैं? नहीं। तो पिछले सवाल तक हम क्या कर रहे थे? एस की एक्विजिशन डेट तक की सारी इक्विटी उड़ा रहे थे, सारी एक्विजिशन डेट की इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ कर रहे थे और डिफरेंस यहां ला रहे थे, और जो पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी है उसको अपने साथ मिला रहे थे। अब हम सारी नहीं उड़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी हमने खरीदी नहीं है। तो जो 25% इक्विटी के अभी तक मालिक हैं, एस की अभी इक्विटी कितनी है? बैलेंस शीट अभी बन रही है ना, एज एट 31 दिसंबर 23। अभी एस की इक्विटी कितनी है? ये है, देखिए कितनी बनी, 80। अभी इस वक्त आज वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे हुए। कितने हैं वो? 25%। इस पे लगाएं 25%।
हमने एस की सारी इक्विटी नहीं उड़ानी, पिछले सवाल तक सारी उड़ा रहे थे। एक्विजिशन डेट वाली कहां जा रही थी? इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ होके डिफरेंस गुडविल आ रहा था, और एक्विजिशन के बाद वाली हमारे साथ ऐड हो रही थी। अब भी हम कर तो यही रहे हैं कि एक्विजिशन डेट वाली नॉक ऑफ हो रही है और बाद वाली हमारे साथ ऐड हो रही है, लेकिन हमने नॉक ऑफ भी 75% को किया है ये इन्वेस्टमेंट के साथ, और पोस्ट अप शामिल भी 75 को किया है। बाकी 25 किधर है? वो लोग आज भी मौजूद हैं, चूंकि और शेयर होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो इक्विटी में उनसी रिलेटेड आइटम भी आनी चाहिए, लेकिन हर लाइन आइटम में उनका हिस्सा दिखाने की बजाय उनको एक नाम देकर सिंगल लाइन आइटम शामिल कर लेंगे। वो 25% लोग ओनर हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? तो उनको हम ओनर कहेंगे, लेकिन चूंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहे तो उनको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो अच्छा तो यह है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखें, लेकिन एनसीआई भी लिखेंगे तो चलेगा। 20,000 रुपए। एस की इक्विटी के जितने आज मालिक वो लोग हैं, वो हमने वहां लिख दिए एक लाइन आइटम बना के। इसकी फॉर्मली वर्किंग ये नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना। कॉन्सेप्चुअली ओके, लेकिन फॉर्मली ऐसे हम नहीं करेंगे, वो फॉर्मल वर्किंग में आपको कल बताऊंगा। तो हम यहां 20,000 लिखेंगे, तो अब देखिए आप बैलेंस शीट टैली होगी, चेक कर लें जरा। और ये मैंने पार्ट ए किया है। इसको प्रोपोर्शनेट शेयर क्यों कहते हैं, वो जब मैं आपको कल फॉर्मेट लिख के दूंगा ना, सब फिर बताऊंगा कि इसको क्यों प्रोपोर्शनेट शेयर कहते हैं। यहां तक बताएं, कोई सवाल है तो चलो ठीक है, कल इंशाल्लाह यहां से चलते हैं आगे।